था जब एक बिजनेसमैन को पता चला कि उसकी घड़ी बंद हो गई है। वह एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए घुसा, लेकिन अचानक वहीं ढेर हो गया। कुछ ही देर में पूरी शहर में लोग इसी तरह गिरकर मरने लगे, जिससे सड़कों पर कई हादसे हुए। बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी में जियोफिजिसिस्ट जॉश अपने स्टूडेंट्स को साउंड फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा रहा था। तभी 2 FBI एजेंट आकर उसे रोक देते हैं और प्राइवेट जेट से वॉशिंगटन DC ले जाते हैं। उन्हीं के साथ वे लोग सर्ज को भी लाते हैं, जो जॉश का दोस्त और न्यूक्लियर वेपन स्पेशलिस्ट है। दोनों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां बहुत सारे शव पड़े हैं। जनरल थॉमस बताता है कि पहले क्या हुआ था। जॉश को समझ आता है कि मरे हुए सभी लोग पेसमेकर इस्तेमाल करते थे और थॉमस इसकी पुष्टि करता है। दोनों साइंटिस्ट ये यकीन दिलाते हैं कि जिसने भी ये किया वो हेल्दी लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन थॉमस उन्हें ज्यादा जानकारी दिए बगैर जाने को कह देता है। उधर लंदन में एक बच्चा जमीन पर गिरे हुए कबूतर को देखता है और उसके बाद और भी बहुत सारे पक्षी गिरने लगते हैं। पंछी गाड़ियों या इमारतों से टकरा कर मर रहे हैं। जो अब भी उड़ रहे हैं उनका कंट्रोल बिगड़ रहा है, खिड़कियां तोड़ रहे हैं और लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, लोग बचने के लिए भागने लगते हैं। शहर में कई कार है और जॉश को पता चलता है कि ऐसा पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी हुआ था। उसे याद आता है कि पंछी धरती के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करके रास्ता तय करते हैं और वो अपनी टीम को तुरंत काम पर लगाता है। वो अपने लोगों से कहता है कि पिछले 2 सालों के सारे अजीबोगरीब हादसों का पता लगाओ, जब तक कि उसकी थ्योरी गलत साबित ना हो जाए। स्पेस में मेजर रेबेका और कमांडर रॉबर्ट अपनी स्पेसशिप को लैंड कराने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक नासा का उनसे कांटेक्ट टूट जाता है, लेकिन चंद सेकंड बाद वापस आता है और पता चलता है कि शिप अपने रास्ते से भटक गई है। किसी वजह से सारी नेविगेशन टूल्स काम करना बंद कर चुके हैं और अब वो लॉस एंजलिस पर क्रैश होने वाले हैं। स्टेडियम के ऊपर से गुजरते हुए रेबेका फाइल्स चेक करती है और कैलकुलेशन करती है। वो रॉबर्ट को बिल्कुल सटीक इंस्ट्रक्शंस देती है। शिप पानी को छूते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन पुलों के नीचे से गुजरते वक्त कुछ डैमेज हो जाता है। फिर भी रॉबर्ट किसी तरह शिप को रोक लेता है और किसी को नुकसान नहीं होता। कुछ देर बाद जॉश अपनी रिसर्च डॉक्टर कॉनराड के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि यह दुनिया का अंत है। कॉनराड सब पढ़ता है और इनकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी स्टडीज गलत साबित हो सकती हैं। जॉश वहां से निराश होकर निकल जाता है। तब कॉनराड एक तिजोरी से कुछ गोपनीय फाइलें निकालता है। फिर रेबेका की तरफ लौटते हैं, जो थॉमस से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके क्रू को शिप वाले हादसे के लिए सजा मिल सकती है। मगर तभी कॉनराड का फोन आता है। रेबेका बाहर जाती है और एक भीड़ में शामिल हो जाती है जो आसमान में तेज रोशनी देख रही है। इस दौरान सर्ज और जॉश एक बार में बैठे पी रहे होते हैं कि तभी FBI एजेंट आकर उन्हें वापस ले जाने लगते हैं। जल्द ही जॉश खुद को आर्मी के कुछ बड़े अफसरों और कॉनराड के बीच पाता है, जो उससे उसकी रिसर्च समझने को कहते हैं। जॉश बताता है कि धरती 1 साल में तबाह हो जाएगी और एक फल की मदद से यह समझाता है कि हमारा प्लेनेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरा है जो टूटता जा रहा है, क्योंकि धरती का कोर घूमना बंद हो गया है। अगर यह फील्ड न रही तो कुछ ही महीनों में हवाई जहाज गिरने लगेंगे, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज बर्बाद हो जाएगी, दुनिया में सुपर तूफान आएंगे और आखिर में सूरज धरती को पका डालेगा। जॉश एक आड़ू को जलाकर यह दिखाता है। जनरल थॉमस कोर को फिर से चलाने की बात करता है, लेकिन जॉश कहता है कि यह नामुमकिन है। कोर मार्स जितना बड़ा है, मतलब ये किसी ग्रह को दोबारा चलाने जैसा है, और फिर हमारे पास इतना गहरा खोदने का कोई तरीका भी नहीं है। तभी कॉनराड को एक आइडिया आता है। बाद में ये सब यूटा जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर ब्रेज से होती है। वह कॉनराड को देखकर खुश नहीं होता, कहता है कि कॉनराड ने 20 साल पहले उसकी रिसर्च चुरा ली थी। फिर भी ब्रेज सहयोग देता है और एक विशाल मशीन दिखाता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स से चट्टानों को तोड़ती है। मशीन चलाने पर कुछ ही सेकंड में एक पहाड़ी में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। फिर वह एक छोटा सा रोडेंट उठाता है और मशीन के छोटे वर्जन को चालू करने से पहले उसे एक डिब्बे में रख देता है। उन तरंगों से डिब्बे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके पीछे मौजूद टाइटेनियम में छेद हो जाता है। ब्रेज दिखाता है कि जानवर ठीक है और बताता है कि यह डिब्बा एक नई अलॉय से बना है, जिसे उसने इनोप्टानियो नाम दिया है। यह इतनी मजबूत है कि बहुत ज्यादा दबाव सह लेती है और तापमान को बिजली में बदल देती है, यानी जितनी गहराई और गर्मी बढ़ेगी उतनी ही इसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। ब्रेज को लगता है कि इस स्पेसशिप को पूरा करने में 10 साल लगेंगे। वह मजाक में कहता है कि अगर इसे 3 महीने में पूरा करना है तो $15 बिलियन लगेंगे, लेकिन फौज इतने पैसे देने को तैयार है। बाद में FBI एक हैकर फिंच के अपार्टमेंट
पर छापा मारती है, जो फौरन अपने सारे डिस्क माइक्रोवेव में जला देता है और एक डिफिब्रिलेटर से अपने हार्ड ड्राइव्स भी उड़ा देता है। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो थॉमस फिंच की फाइल पढ़ता है और बताता है कि उस पर पहले ही 2 बार सरकारी डाटाबेस में घुसने का आरोप साबित हो चुका है, लेकिन वे उसे ये ऑफर देते हैं कि अगर वह उनके लिए काम करे, इंटरनेट पर लीक होने वाली जानकारियों को कंट्रोल करे, तो उसे अभी जेल नहीं भेजा जाएगा ताकि उनका प्रोजेक्ट गुप्त रह सके। फिंच मान जाता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि उसे FBI के सारे संसाधन मिलेंगे। साथ ही वह जीना की अनलिमिटेड टेप्स और हॉट पॉकेट्स की मांग भी करता है, क्योंकि उससे उसे ध्यान लगाने में मदद मिलती है। उसी समय रेबेका को बताया जाता है कि यह कंफर्म हो गया है कि स्पेसशिप का हादसा सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हुआ था और उसके बॉस उसे तेज ही से सोचना और हालात संभालने के लिए बधाई देते हैं। इसी वजह से उसे और रॉबर्ट को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। जल्दी ही चुने गए सभी लोग एक सीक्रेट जगह पर इकट्ठा होते हैं और जॉश को इस ऑपरेशन का लीडर बनाया जाता है। कॉनराड थॉमस से शिकायत करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन थॉमस याद दिलाता है कि उसने अपना मौका तब गंवा दिया था जब वह प्रोजेक्ट डेस्टिनी में फेल हो गया था। असल में थॉमस सोचता है कि कहीं डेस्टिनी की वजह से ही तो ये सब नहीं हुआ। आगे सबका इंट्रोडक्शन होता है और जॉश अगले 3 महीनों में होने वाले काम की डिटेल बताता है। ब्रेज स्पेसशिप बनाएगा जो धरती के कोर तक पहुंचकर इतनी बड़ी एक्सप्लोसिव चार्ज ले जाएगी कि उसका कोर दोबारा चल सके। कॉनराड कंप्यूटर प्रोग्राम से धमाके की तीव्रता का हिसाब लगाएगा और सेयर्ज उसे पावर देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। रॉबर्ट चिंतित है क्योंकि इंसानों को कोर के बारे में ज्यादा पता नहीं है और बहुत सारी चीजें सिर्फ अंदाजों पर आधारित हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास यही एक रास्ता है। स्पेसशिप को ऐसे बनाया जा रहा है कि इसके कुछ हिस्से जरूरत पड़ने पर अलग किए जा सकें, ताकि अगर किसी सेक्शन को नुकसान हो तो उसे हटाया जा सके। जल्दी ही दूसरे देश भी मदद के लिए लोग भेजने लगते हैं ताकि यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया जा सके। इस बीच फिंच एक रोबोट वायरस तैयार करता है जो अजीब हादसों या प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी जानकारी को खोजकर मिटा देता है ताकि सब गुप्त बना रहे। जैसे ही टीम के पास नेविगेशन का पहला प्रोटोटाइप आता है, वे टेस्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन हमेशा फेल होते हैं क्योंकि टीम के लोग ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे और ये क्लियर नहीं है कि आखिर ऑर्डर कौन दे। यहाँ तक कि जब सब आराम कर रहे होते हैं तब भी रेबेका मशीन चलाने की प्रैक्टिस करती है और हर बार फेल होने पर झुंझला जाती है। रॉबर्ट उसका हौसला बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि वह बहुत टैलेंटेड है और लीडर होने का मतलब अच्छे बुरे दोनों फैसले लेना है। एक शाम टीम नोटिस करती है कि एक भयंकर बिजली वाला तूफान आ रहा है और फिंच कंफर्म करता है कि यह दुनिया भर में हो रहा है। रोम में इलेक्ट्रॉनिक चीजें अचानक बंद होने लगती हैं और जो भी उन्हें छूता है उसे झटका लगता है। बिजली कई जगहों पर गिरती है और कोलोसियम को तबाह कर देती है, जिससे लोग घबरा कर भागने लगते हैं। कई इमारतें और मूर्तियां एक साथ बिजली की चपेट में आ जाती हैं। कुछ देर बाद पूरा शहर आग की लपटों में घिरकर खंडहर बन जाता है। इस घटना के बाद टीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पहले से भी ज्यादा तेजी से काम करने लगती है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो वे साउथ पैसिफिक के लिए उड़ान भरते हैं, जहां काफी तेज बारिश हो रही होती है। ब्रेज उस स्पेसशिप का नाम विर्जिलियो रखता है, उस कवि के नाम पर जिसने डिवाइन कॉमेडी में दांते को इन्फर्नो से निकाला था। टीम विर्जिलियो में सवार होती है और एक छोटी सी काउंटडाउन के बाद आखिरकार स्पेसशिप को समंदर में लॉन्च कर दिया जाता है। तो शुरुआती कुछ किलोमीटर अच्छे से कट जाते हैं और टीम नोटिस करती है कि व्हेल आसपास तैर रही हैं और अपनी आवाजें निकाल रही हैं। स्पेसशिप के रेजोनेंस ट्यूब्स वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी टेक्निकली वे गा रहे हैं और व्हेल इसका जवाब दे रही हैं। अचानक एक अंडरवाटर भूकंप की वजह से स्पेसशिप हिलने लगती है, चट्टानें गिरकर जहाज से टकराने लगती हैं, लेकिन टीम वहीं रुकती है क्योंकि वहां की क्रस्ट पतली है। वे विर्जिलियो की स्पीड बढ़ाते हैं पर उन्हें चिंता है कि लेजर्स में इतनी प्रेशर क्षमता होगी या नहीं कि आगे रास्ता साफ रख सकें। फिर भी वे आखिरी सेकंड में सही फैसला लेते हैं और जनरेटर आखिरकार चालू हो जाता है। बाहरी क्रस्ट पार करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ी ही देर में जहाज पूरी तरह मैग्मा से घिर जाता है, लेकिन इनोप्टानियो उतना ही बढ़िया साबित होता है जितना ब्रेज ने कहा था और गर्मी का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब सारे सिस्टम पूरी ताकत से काम करने लगते हैं और बेस से उनका कांटेक्ट बना हुआ है। विर्जिलियो ड्रिलिंग शुरू कर देता है और टीम हिसाब लगाती है कि कोर के बाहरी और भीतरी हिस्से में फिर बहस होने लगती है। 12 घंटे बाद उन्हें स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखता है। पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये उनके रास्ते में रुकावट बनेगा। जॉश को समझ आता है कि वहां एक खाली सा
स्पेस है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, इसलिए कंप्यूटर उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। कुछ प्लान सोचने से पहले ही विर्जिलियो उस खाली स्पेस से गुजर जाता है और ढेर सारे क्रिस्टल तोड़ता हुआ और तेज रफ्तार पकड़ लेता है। अचानक जहाज जमीन पर लैंड कर जाता है और क्रिस्टलों पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता है जब तक कि फंस नहीं जाता। कैमरे भी ब्लॉक हो चुके हैं तो टीम के पास बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं। सारे लोग सूट पहनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टल ने एक गजब का नजारा बना रखा है। वे लोग जहाज को रोकने वाले क्रिस्टल को काटने में जुट जाते हैं, तभी ऊपर से मैग्मा टपकने लगता है जिससे क्रिस्टल के टुकड़े उन पर बरसते हैं। टीम पूरी तेजी से काम करती है पर काटने वाले टूल में ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है। तब जॉश उसे अपने सूट से जोड़ देता है। इससे टीम क्रिस्टल काटने का काम पूरा कर लेती है, लेकिन जॉश बेहोश हो जाता है। रेबेका विर्जिलियो को फिर से एक्टिवेट करती है और टीम जॉश को अंदर ले जाती है। ठीक उसी वक्त एक बड़ा क्रिस्टल रॉबर्ट के सिर पर गिरता है, उसे वहीं मार डालता है और वो मैग्मा में समा जाता है। टीम के पास शोक मनाने का वक्त नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है। जब विर्जिलियो आगे ड्रिलिंग करती रहती है तो जॉश की देखभाल मेडिकल रूम में की जाती है। वो थोड़ा कमजोर है लेकिन खतरे से बाहर है। मिशन के दूसरे दिन टीम न्यूक्लियर बम तैयार करने लगती है और सुनिश्चित करती है कि उनके टाइमर ठीक से सिंक हों। जहाज के आगे कुछ बड़े बड़े काले से ढांचे दिखाई देते हैं और कॉनराड समझ जाता है कि ये विशाल हीरे हैं। रेबेका विर्जिलियो को धीरे धीरे चलाकर उन हीरों के बीच से निकालने की कोशिश करती है। पहले ऐसा लगता है कि वे बचकर निकल गए, पर आखिरी वक्त में एक हीरा जहाज के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जहां डेटोनेशन के टाइमर लगे हैं। जॉश और ब्रेज तुरंत उस सेक्शन से बाहर भागते हैं, लेकिन सेर्ज टाइमर और अपनी सारी नोट्स लेने के लिए रुक जाता है। दरवाजा बंद होने वाला ही होता है। जॉश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेर्ज वो सब उसे पकड़ाता है और कहता है कि उसे छोड़ दे। जॉश उसे बचाने पर अड़ा रहता है और रेबेका से थोड़ा और वक्त मांगता है, पर ब्रेज उसे आखिरकार कोर की इंटरफेस तक पहुंचने वाला है। विर्जिलियो आराम से इससे गुजरता है और एक सेकंड के लिए सब मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी जहाज को जबरदस्त स्पीड मिल जाती है जो लगातार बढ़ती जाती है। कोर उनके हिसाब से कहीं ज्यादा पतला है, यानी विस्फोट के फैलने का दायरा उतना नहीं होगा जितना कोर को रीस्टार्ट करने के लिए चाहिए। कॉनराड कहता है कि वे लोग नाकाम रहे और अब घर लौटना चाहिए। फिर थॉमस को कॉल करके डेस्टिनी एक्टिवेट करने की बात करता है। यह नाम इनिशिएटिवा डी गैटिल्हो सिस्मिको डी टेरा प्रोफुंडा एक डीप अर्थ सिस्मिक ट्रिगर का शॉर्ट फॉर्म है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स छोड़ता है और इससे भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी चीजें हो सकती हैं। बाकी सबको गुस्सा आता है कि उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई गई और जॉश समझता है कि इसी आर्मी टेस्ट ने कोर को रोक दिया होगा। ब्लोको उसे लगता है कि डेस्टिनी से कोर और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा और केवल धरती का विनाश तेज होगा। थॉमस उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि उसे प्रेसिडेंट की परमिशन है। जॉश मोल भाव करता है। वो कोर तक पहुंचकर कोई दूसरा तरीका आजमाना चाहता है। अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वे डेस्टिनी चला सकते हैं। कॉनराड इसका विरोध करता है क्योंकि इससे टीम मारी जाएगी, मगर रेबेका और ब्रेज जॉश का साथ देते हैं। थॉमस की बातों को अनसुना करके रेबेका जहाज को आगे बढ़ाती है। कॉनराड इतना भड़क जाता है कि ब्रेज उसे होश में लाने के लिए मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बेस पर फिंच को पता चलता है कि सूरज की पराबैंगनी किरणों ने आखिरकार धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक छेद बना दिया है। ये किरणें सैन फ्रांसिस्को पहुंचती हैं। समुद्र उबलने लगता है और मछलियां मर जाती हैं। कारें बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं और गोल्डन गेट ब्रिज टूटकर दो हिस्सों में बांट जाता है। दर्जनों गाड़ियां तुरंत ही समंदर में गिर जाती हैं, जिससे उनके ड्राइवर मारे जाते हैं। शहर में भी आग लग जाती है और जल्दी ही पूरा वेस्ट कोस्ट अंधेरे में डूब जाता है। देश के कुछ ही घंटों में बिजली खत्म हो जाने के डर से थॉमस फैसला करता है कि उन्हें डेस्टिनी को पहले ही लॉन्च करना होगा। फिंच जॉश को एक कोडेड मैसेज भेजता है मदद की पेशकश करते हुए और जॉश उससे कहता है कि वह डेस्टिनी को देर से लॉन्च करे। बहुत हैकिंग के बाद फिंच को पता चलता है कि डेस्टिनी अलास्का में है, लेकिन कड़ी साइबर सुरक्षा की वजह से उसे सिस्टम में घुसने में दिक्कत हो रही है, जिससे वह रो पड़ता है। वहीं स्पेसशिप में जॉश और ब्राज लगातार कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। कॉनराड उन्हें सुनकर एक आइडिया देता है। एक बड़ा धमाका करने की जगह बमों को छोटे छोटे भागों में रिलीज किया जाए ताकि एक के बाद एक लहरें बने जो एक दूसरे को मजबूत करती चली जाएं। इसका मतलब यह भी है कि उन्हें धमाके से बचने के लिए उससे तेजी से दूर जाना होगा। 42 घंटे गुजर चुके हैं और टीम आखिरकार बमों में बदलाव पूरा करती है। साथ ही एक बेहतर प्लान तैयार
करती है। वे हर बम को वर्जिलियो के अलग अलग हिस्सों में रखेंगे और एक एक करके इजेक्ट करेंगे। ब्राज बताता है कि स्पेसशिप उन कंपार्टमेंट्स को इजेक्ट नहीं कर सकता जो डैमेज्ड न हो, इसलिए उन्हें उस गियर के पिस्टन को निकालना होगा जो सबको जोड़े रखता है। ऐसा करने के लिए किसी को 9000 डिग्री वाले कोर फ्लूइड से भरे एक तंग से स्पेस में जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि वह इंसान वापस नहीं लौट पाएगा। सब लोग चिट निकालकर फैसला करते हैं और ब्राज धोखा देकर चुना जाता है। जॉश और कॉनराड नाराज होते हैं, तब ब्राज मानता है कि यह उसके जीवन का प्रोजेक्ट है और उसे इसे पूरा करने का अधिकार है। तैयार होकर ब्राज जॉश और रेबेका को अलविदा कहता है और कॉनराड आखिर में मानता है कि यह जहाज वाकई उसी का है, पर काश यह उनका साझा होता। जैसे ही हैच खुलती है, तेज गर्म हवा ब्राज पर टकराती है और उसे चलने में मुश्किल होती है। उसके हाथ में पकड़ी टूल गर्म होने लगती है और जब वह उसे छोड़ता है तो वह धातु के फर्श को पिघला देती है। ब्राज गर्मी के बीच अपने पैर घसीटते हुए एक छोटी सी चैम्बर खोलता है ताकि सिस्टम को मैन्युअली अनलॉक कर सके, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। वह गिर जाता है। रेबेका कहती है कि वे उसे बचा सकते हैं, लेकिन ब्राज जिद करता है कि उन्हें तुरंत थ्रस्टर एक्टिवेट करना होगा। इस बार जॉश रेबेका की मदद करता है और दोनों मिलकर बटन दबाते हैं, जिससे थ्रस्टर तुरंत ब्राज को मार देता है। उधर फिंच अब भी डेस्टिनी के सिस्टम को हैक करने में असफल रहता है, जबकि कॉनराड और जॉश पहली बम तैयार करके रूम से बाहर निकल जाते हैं ताकि रेबेका कंपार्टमेंट इजेक्ट कर सके। इसी समय थॉमस को फोन आता है कि डेस्टिनी एक्टिव होने के लिए तैयार है। अलास्का में काउंटडाउन शुरू हो जाता है और फिंच तेजी दिखाकर आखिरकार डेस्टिनी को हैक करके उसे बंद कर देता है। थॉमस को शक होता है और वह फिंच को चेक करता है, लेकिन उसे बस वीडियो गेम खेलते हुए देखता है। वर्जिलियो में दूसरा और तीसरा कंपार्टमेंट भी सिलसिलेवार सफलतापूर्वक इजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन चौथा इजेक्ट करने से पहले उन्हें पता चलता है कि कैलकुलेशंस में गड़बड़ी है और उन्हें सोची गई तुलना में ज्यादा धमाकेदार शक्ति की जरूरत होगी। अचानक स्पेसशिप तेज मोड़ लेता है और बम जॉश पर गिरकर उसे दीवार के खिलाफ दबा देता है। रेबेका बताती है कि उन्हें एनर्जी ब्लास्ट लगा है, इसलिए वह ज्यादा देर तक रास्ते पर नहीं रह पाएंगे। कॉनराड बम को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी है, तो जॉश उसे वहां से निकल जाने को कहता है। उसी वक्त रेबेका कोर्स ठीक करती है और जहाज दोबारा झटके खाता है, जिससे बम नीचे गिर जाता है और कॉनराड का सिर फर्नीचर से टकराता है। फिर बम लुढ़क कर उसकी टांगों को फंसा देता है। अब जॉश की बारी होती है मदद करने की, लेकिन बम अब भी बेहद भारी है, तो कॉनराड जॉश को दरवाजे के पार धक्का दे देता है ताकि वह बच सके। आखिरी सेकंड्स में कॉनराड कैमरा की तरफ देखकर जॉश से कहता है कि आखिरी बम की ताकत बढ़ाने के लिए वह स्पेसशिप के रिएक्टर का इस्तेमाल करे। जैसे ही कंपार्टमेंट इजेक्ट किया जाता है, बम लुढ़कता है, लेकिन कॉनराड के बचने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। जॉश जल्दी से पावर बंद करने भागता है और रिएक्टर को हटाने के लिए कुछ चैन ले आता है, लेकिन वे टूट जाती हैं और फिर उसके पास और कोई रास्ता न होने पर वह अपने हाथों से रिएक्टर को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। फिर वो रिएक्टर को आखिरी बम तक खींचता है और इमरजेंसी इजेक्शन बटन दबाकर कंपार्टमेंट से टाइम पर बाहर निकल जाता है। उसके बाद जोश वापस रेबेका के पास जाता है और कहता है कि उनके पास लौटने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं है, लेकिन रेबेका को यकीन है कि उसने सही काम किया और वो जोश के हाथों पर पट्टी बांधती है। दोनों साथ में अंत का इंतजार करते हैं। जब पहला बम फटता है तो जोश को याद आता है कि इनोप्टानियो गर्मी को एनर्जी में बदल सकता है, जिसका मतलब है कि ये स्पेसशिप एक बहुत बड़ा सोलर पैनल जैसा है जो धमाके की गर्मी सोख सकता है। दोनों मिलकर स्पेसशिप की वायरिंग बदलना शुरू कर देते हैं, जबकि बम एक एक करके फटते जा रहे हैं और बेस पर मौजूद लोग स्क्रीन पर हलचल देखकर दंग रह जाते हैं। जब कॉनराड के बम की बारी आती है तो वो बस हंसता है और उसका कंपार्टमेंट फट जाता है। कुछ ही देर में सारे बम डिटोनेट हो जाते हैं और कोर दोबारा घूमना शुरू कर देता है। बेस पर लोग जश्न मनाने लगते हैं। रेबेका और जोश सिस्टम की वायरिंग ठीक कर लेते हैं और स्पेसशिप में फिर से एनर्जी लौट आती है। दोनों इतने खुश होते हैं कि वहीं एक दूसरे को किस कर लेते हैं। स्पेसशिप तेज रफ्तार से उड़ान भरता है और शॉक वेव्स सतह तक पहुंचती हैं। फिंच कंफर्म करता है कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और तूफान गायब हो रहे हैं, मानो प्लैनेट खुद को हील कर रहा हो। रेबेका पूरी कुशलता से स्पेसशिप उड़ाती है और कई खतरनाक जगहों से गुजरती है। टेक्टोनिक प्लेट्स पार करके आखिरकार हवाई के पास एक इलाके में पहुंच जाती है, लेकिन वहां बहुत ठंड है और अब तक सारी ऊर्जा गर्मी से बन रही थी, तो स्पेसशिप बंद हो जाता है और बेस से कांटेक्ट टूट जाता है। जल्द ही सेना एक रेस्क्यू टीम भेजती है,
लेकिन वे घंटों ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं पाते। थॉमस हार मानने वाला होता है क्योंकि सोनार पर उन्हें सिर्फ व्हेल्स दिख रही थी, लेकिन फिंच को शुरुआत की बात याद आ जाती है और वो सोल्जर्स को कहता है कि व्हेल्स का पीछा करें, वहीं वर्जिलियो मिलेगा। रेबेका और जोश को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है और दोनों इस बात का दुख मनाते हैं कि दुनिया उन हीरोज को कभी नहीं जानेगी जिन्होंने धरती को बचाने के लिए कुर्बानी दी। एक हफ्ते बाद फिंच एक कैफे में बैठकर सारे सीक्रेट फाइल्स इंटरनेट पर लीक कर देता है ताकि दुनिया को डेस्टिनी और वर्जिलियो के पीछे की सच्चाई पता चले। और यहीं खत्म होता है द कोर मिशन।